हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों, ये जो क्लास है ये क्लास आपके बीएड फोर्थ सेमेस्टर की क्लास है और बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत हम लोग सेकेंड पेपर आपका पढ़ रहे हैं, गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन स्कूल, विद्यालय में निर्देशन और परामर्श। हम लोग यूनिट 1, 2, 3 टोटल पढ़ चुके हैं और हम लोग यूनिट 4 का ए पढ़ रहे हैं। कल मैंने आपको पढ़ा दिया था कि क्या होता है इवोल्यूशन टेक्निक्स इन गाइडेंस, यानी गाइडेंस के अंतर्गत जिन टेक्निक को हम यूज करते हैं डेटा कलेक्ट करने के लिए, उन टेक्निक को हम बोलते हैं इवोल्यूशन टेक्निक्स इन गाइडेंस। इसमें हमने आपको स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक के बारे में बताया था और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक के बारे में भी बताया था, जिसमें कि नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट में हमने आपको इंटरव्यू के बारे में पढ़ा दिया था, इंटरव्यू मेथड के बारे में। और आज हम दूसरा मेथड पढ़ाने के लिए स्टार्ट करेंगे। वो दूसरा मेथड है हमारा निरीक्षण प्रविधि, या जिसे हम अवलोकन विधि भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन टेक्निक। क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन टेक्निक। ऑब्जर्वेशन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट होता है, ऑब्जर्व करने की बात हो रही है। आँखों के माध्यम से हम और कानों के माध्यम से हम सुन और देख के किसी घटना का जब जायजा लेते हैं तो वो अवलोकन विधि के अंतर्गत आ जाता है। देख लेते हैं इसके अंदर क्या इसका परिभाषा वगैरह है, अर्थ है। ज्ञानेंद्रियों मतलब सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन हमारे पास क्या क्या है? आँख है जी, नेत्र है, कान है, नाक है, त्वचा है, जीभ है। तो इन सब के माध्यम से किसी घटना विशेष की हमें कुछ जानकारी प्राप्त होती है तो हम क्या बोलेंगे कि हमने ऑब्जर्वेशन टेक्निक के माध्यम से वो जानकारी कलेक्ट की है। तो ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष उपयोग से, यानी अप्रत्यक्ष नहीं, घटना स्थल पर हम मौजूद हों और वहाँ पे मौजूद होने के बाद अगर हमें जानकारी मिली है तो वो इसके अंतर्गत आएगी। ज्ञानेंद्रियों के प्रत्यक्ष उपयोग से व्यवहार का अवलोकन करना ही क्या कहलाता है? ऑब्जर्वेशन टेक्निक कहलाता है। कि हम किसी स्थान पर मौजूद हैं और वहाँ पे हम देखें कि फलाना व्यक्ति या ढिमकाना व्यक्ति कैसा व्यवहार कर रहा है, क्या चीज़ें कर रहा है, और जो हमने डेटा कलेक्ट किया वो इसके अंतर्गत आ जाएगा। इसमें आँखों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। आँखों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, यानी हम जो देखते हैं उसी को हम अवलोकन बोलते हैं कि हमने अवलोकन किया। एक परिभाषा है, कार्य कारण या पारस्परिक संबंधों को जानने हेतु घटनाओं को ठीक उसी रूप में देखना तथा उनको लिखना निरीक्षण या अवलोकन कहलाता है। कार्य कारण मतलब क्या? कि कोई कार्य हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कार्य और कारण के बीच में क्या संबंध है। इन संबंध को हम प्रत्यक्ष रूप से जानने का कोशिश करते हैं घटना स्थल पर पहुंचकर। वहाँ पे जो चीज़ें हम देखते हैं उसी को हम लिखते भी हैं, और यही जो प्रक्रिया है वो निरीक्षण प्रविधि या फिर ऑब्जर्वेशन टेक्निक कहलाती है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि ये ऑब्जर्वेशन टेक्निक के प्रकार कितने होते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। पहला है अनियंत्रित परीक्षण, दूसरा है नियंत्रित परीक्षण, तीसरा है सहभागी निरीक्षण, परीक्षण बोल दिया मैं, सॉरी, निरीक्षण होगा, असहभागी निरीक्षण, अर्ध सहभागी निरीक्षण, और छठवां है सामूहिक निरीक्षण, सातवां है निर्देशित निरीक्षण, आठवां है प्रमापीकृत निरीक्षण। अब देखिए पहला जो है वो क्या है? अनियंत्रित निरीक्षण, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वी को पता नहीं होता है कि ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व कर रहा है। इसे नेचुरल ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत निरीक्षणकर्ता एवं ऑब्जर्वी या घटना पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। देखिए इसमें होता क्या है, अनियंत्रित जो आपका निरीक्षण है, इसमें ये चीज़ है कि आप पहले तो आप ये 2 चीज़ समझिए
ये कोई व्यक्ति है, कोई कार्य कर रहा है या कोई व्यवहार कर रहा है, इस व्यक्ति को ऑब्जर्व करना है। इसको क्या करना है? ऑब्जर्व करना है, तो ये कहलाएगा ऑब्जर्वी। और जो व्यक्ति इसे ऑब्जर्व करेगा वो कहलाएगा ऑब्जर्वर। अवलोकन करता हिंदी में बोलेंगे ऑब्जर्वर। तो ये चीज़ है। तो जो अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन होता है, इसमें ऑब्जर्वी को पता नहीं होता है कि हमको कोई देख रहा है या हम पर कोई व्यक्ति निगाहें बना के रखा है, हमको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो ये चीज़ इसको पता नहीं होता है। तो क्या करता है, ये अपने मनमाने ढंग से बिहेवियर करता है, मनमाने ढंग से काम करता है और ऑब्जर्वर को पूरा रिपोर्ट अच्छा मिल जाता है और वो अपना रिपोर्ट बना लेता है। ये चीज़ है। तो ये ऑब्जर्वेशन किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये ऑब्जर्वेशन आ जाएगा अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कॉलेज का ही इंस्पेक्शन करने जा रहे हैं या फिर ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं, आप कोई अधिकारी हैं, तो आप जाके बता देंगे कॉलेज में कि देखिए हम अधिकारी हैं, तो फिर कॉलेज वाले क्या होंगे, सब सही से काम करने लेंगे। लेकिन आप मत बताइए कि हम अधिकारी हैं, आप बोलिए हम एडमिशन के काम से आए थे, कुछ पूछ लीजिए कि इसमें एडमिशन कैसे होता है, फिर बैठ जाइए वहीं पे। तो सारे जो कॉलेज के कर्मचारी होंगे वो मनमाने ढंग से काम करेंगे और आप सबको बढ़िया से ऑब्जर्व कर लेंगे। तो ये ऑब्जर्वेशन आपका अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जर्वी है उसको पता ही नहीं है कि मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है। और घटना पे कोई नियंत्रण भी आपको नहीं करना है, क्योंकि आप जो चल रहा है चलने दीजिए, वही चीज़ आपको देखने आए हैं तो आप देख भी रहे हैं। तो ये चीज़ है। इसमें आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी होंगी कि जो निरीक्षण करता है, अवलोकन करता है, उस पे कोई नियंत्रण नहीं है, यानी कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बस आया स्वतंत्र रूप से जैसा देखा वैसा लिखेगा, कोई किसी कुछ बोलना नहीं है। ऑब्जर्वी को भी पता नहीं है कि भैया मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, तो वो भी अपना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं और जितनी घटना घटती हैं वो घटते जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे रोकना नहीं है। तो इसलिए इसको नेचुरल ऑब्जर्वेशन भी बोलते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें प्राकृतिक होती हैं और ऑब्जर्वी को इसमें पता नहीं होता है कि ऑब्जर्वर उसे ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये 2-3 विशेषताएं हैं, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे एक उदाहरण मैंने और रखा है, जैसे कि 2 व्यक्ति हैं, ये लड़ाई कर रहे हैं। जैसे कि आप कॉलेज का ही उदाहरण ले लीजिए, 2 स्टूडेंट हैं और वो लड़ाई कर रहे हैं। अगर उन्हें कॉलेज का प्रिंसिपल उनके सामने आ जाए तो क्या बच्चे लड़ाई कंटिन्यू करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन प्रिंसिपल कहीं दूर से इनको देखे और इन दोनों स्टूडेंट को पता ना हो कि इन्हें देखा जा रहा है, तो ये लड़ाई कंटिन्यू करते रहेंगे। किस कारण से कर रहे हैं, आपस में गाली वाली देंगे। तो ऐसे में प्रिंसिपल को वास्तविक रिपोर्ट सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि ये लड़ाई बच्चे क्यों कर रहे थे। तो यही चीज़ है, इसमें ऑब्जर्वी को पता नहीं होता है कि ऑब्जर्वर उसे कहीं से छिप कर देख रहा है, तो उसे हम बोलते हैं अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या है? दूसरा है नियंत्रित परीक्षण या कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। ये अनकंट्रोल्ड का उल्टा है, सेम उल्टा है। इसमें ऑब्जर्वी को संज्ञान होता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है, यानी अब कॉलेज में जो अधिकारी गया है वो जाके बताएगा कि देखिए हम आपका कॉलेज का निरीक्षण करने आए हैं, चलिए आप दिखाइए प्रिंसिपल कक्ष कहाँ है, एचओडी कक्ष कहाँ है, आपके प्रायोगिक कक्षाएं कैसी हैं, क्लासेस कहाँ कहाँ चलती हैं, पीने के लिए यहाँ पे रेफ्रिजरेटर वगैरह लगा है कि नहीं लगा है, शौचालय है या नहीं है, खेल का मैदान कहाँ है। तो वो सारी चीज़ें फिर कॉलेज वाले सतर्क हो जाएंगे और सारा व्यवस्था वो पहले से करके रखेंगे दिखाने के लिए, ताकि उनका कॉलेज का जो मान्यता है वो रद्द ना हो जाए। तो इसमें ऑब्जर्वी को पता होता है कि मेरा ऑब्जर्वेशन हो रहा है। इसके अंतर्गत जो ऑब्जर्वर होता है, अच्छा एक सेकेंड, इसके अंतर्गत जो ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वी इवेंट सेटअप पर नियंत्रण रखा जाता है। इसमें ऑब्जर्वर के पास एक खाका होता है कि उसे किन किन बातों का निरीक्षण करना है, उसके हिसाब से वो करता है और मुद्दों को भटकने नहीं देता है, और जो भी चीज़ें गलत दिखती हैं वो बता देता है कि ये चीज़ आपका फेल है, ये सही नहीं है, खराब है। और जो ऑब्जर्वी होता है उस पर भी कंट्रोल रखा जाता है। ऑब्जर्वी अगर कुछ इधर उधर भटकाने की कोशिश कर रहा है तो उसको बोला जाता है देखिए भटकाइए मत, हमको प्रायोगिक कक्षा ही आप दिखा दीजिए। इवेंट सेटअप यानी जो कार्यक्रम का
शेड्यूल है, जो सेटअप है, उस पर नियंत्रण रखा जाता है। पूरी तरीके से जो सोच के आए हैं कि जैसे हमको निरीक्षण करना है वैसे ही करते हैं। एक एग्जाम्पल इसमें भी है, एक रूम में ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वी दोनों हैं और ऑब्जर्वर ऑब्जर्वी को ऑब्जर्व कर रहा है। जैसे कि आप काउंसलिंग लेने जाते हैं या फिर गाइडेंस लेने जाते हैं, तो जब आप काउंसलिंग लेने जाते हैं तो उसमें जो काउंसलर होता है वो काउंसली को एक रूम में बैठा के ऑब्जर्व कर रहा होता है उसके बिहेवियर को, और ऑब्जर्वी को पता भी होता है कि मैं यहाँ पे काउंसलिंग लेने आया हूँ, तो काउंसलर मेरे को ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसमें क्या है, ऑब्जर्वी को पता है कि वो मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, वो मुझ पर प्रयोग भी करेगा, मेरा परीक्षण भी, मेरे ऊपर परीक्षण भी करेगा, तो सारी चीज़ें पता है, तो वो कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन के अंतर्गत आ जाएगा। एक उदाहरण और है जो सरल है, इससे आप डेफिनेटली समझ जाएंगे कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को। क्लासरूम में टीचर स्टूडेंट को ऑब्जर्व कर रहा है। एक क्लासरूम है, अब वहाँ पे टीचर पढ़ा रहा है, तो पढ़ाने के साथ साथ वो सारे बच्चों को ऑब्जर्व भी कर रहा है, तो बच्चे क्या रहेंगे, शांत रहेंगे, क्योंकि उनको पता है क्लासरूम में टीचर है। तो सारी घटना पे नियंत्रण रखा जाता है, और जब ऑब्जर्वी को पता होता है कि मुझे संज्ञान किया जा रहा है, तो वो रियल व्यवहार कभी कभी नहीं करता है। तो इसलिए बेस्ट ऑब्जर्वेशन माना जाता है अनकंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन को ही, ये चीज़ है। चलिए, तीसरा क्या है, सहभागी निरीक्षण, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या है कि जिस समूह का अवलोकन करना है उसका सदस्य ऑब्जर्वर होना चाहिए। यानी कि हमें ए बी सी समूह का यदि अध्ययन करना है, तो ए बी सी समूह का सदस्य कौन होना चाहिए, ऑब्जर्वर होना चाहिए। ऑब्जर्वर भी इसी समूह में मौजूद होना चाहिए। अगर वो मौजूद नहीं है तो सहभागी निरीक्षण में नहीं आएगा। जैसे क्लासरूम में पढ़ाने की बात हुई, तो क्लासरूम में टीचर पढ़ाता भी है और ऑब्जर्व भी कर रहा होता है, यानी उन्हीं के समूह में वो पार्टिसिपेट भी किया रहता है कि भाई हम आपके साथ अध्यापन करवा रहे हैं और आप अध्ययन कर रहे हैं और हम आपको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। तो ये किस में आ जाएगा, सहभागी निरीक्षण में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है वो पार्टिसिपेट भी कर रहा है समूह के साथ। समूह के समग्र क्रियाकलापों में भाग लेता है ऑब्जर्वर। सूक्ष्म रूप से समूह के सदस्यों के व्यवहारों, आदतों तथा रीति रिवाजों का अवलोकन करता है। यानी समूह में मौजूद होकर जब समूह के लोगों का ऑब्जर्वेशन किया जाता है तो वो पार्टिसिपेंट निरीक्षण कहलाता है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोई ग्रुप है या मान लीजिए कोई क्लास है, और यहाँ पे जो इतने स्टूडेंट हैं, 1 2 3 4 5, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, छात्र छात्राएं हैं, और इसमें से जिस स्टूडेंट को हमें क्या करना है, ऑब्जर्व करना है, जिस स्टूडेंट को हमें ऑब्जर्व करना है वो कहलाएगा ऑब्जर्वी। और यहाँ पे एक तरफ टीचर है, टीचर क्या है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, और जो टीचर है वो इसी ग्रुप का मेंबर है, क्योंकि वो क्लास के अंदर ही क्या है, मौजूद है, और उन पे नज़र भी रख रहा है, उनसे उनको इंगेज भी कर रहा है, तो वो उसी ग्रुप का मेंबर है ऑब्जर्वर। तो जब ऑब्जर्वर उस ग्रुप का मेंबर हो जिस ग्रुप का अवलोकन करना है, तो वो सहभागी निरीक्षण कहलाता है, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कहलाता है। अब अगला है असहभागी निरीक्षण, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। ये सहभागी निरीक्षण का उल्टा है। तो इसमें क्या है कि इसके अंतर्गत जिस समूह का अवलोकन करना होता है, ऑब्जर्वर उस समूह का सदस्य नहीं होता है। यानी कि अब वो क्लास का अवलोकन तो करेगा टीचर, लेकिन वो कहीं दूर से करेगा। हो सकता है वो ऑफिस में बैठ के सीसीटीवी कैमरे से देख के करे, या हो सकता है वो खिड़की या दरवाजे के बाहर खड़े होकर देखे और बच्चों को पता ना हो कि भैया मेरे को कोई देख भी रहा है, या वो कहीं कॉर्नर वगैरह से खड़ा होकर देखे, तो वो अप्रत्यक्ष तरीके से यहाँ पे देखता है, वो भाग नहीं लेता, यानी क्लासरूम के अंदर वो नहीं रहेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, असहभागी निरीक्षण, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्वर ऑब्जर्वी पर नज़र रखता है, यानी सामने मौजूद नहीं होता प्रत्यक्ष रूप से। जैसे कि मान लीजिए ये क्लास है आपकी, ये क्या है, क्लास है, और इसमें इतने सारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, और क्लास में एक होल है जी, क्या है, छिद्र है, और इसी छिद्र से जो टीचर है वो बच्चों को देखने का काम कर रहा है। इसी होल से वो डायरेक्ट क्लास के अंदर नहीं गया है, जो होल है उसके अंदर से
स्टूडेंट्स की क्रियाकलापों पे नज़र रख रहा है। यहाँ पे टीचर ऑब्जर्वर है। तो ऑब्जर्वर जब समूह में भाग नहीं लेता है और समूह से दूर रहकर ही समूह का अवलोकन भी करता है समूह के सदस्यों का, तो वो निरीक्षण नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में आता है। ये चीज़ जान लीजिए। जो ऑब्जर्वर है यहाँ पे प्रत्यक्ष रूप से मौजूद नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। इसमें शिक्षक कक्षा के अंदर मौजूद नहीं है, वह अप्रत्यक्ष रूप से यानी होल से स्टूडेंट्स की क्रियाकलापों को ऑब्जर्व कर रहा है। अगला है अर्ध सहभागी निरीक्षण, सेमी कोऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन। अर्ध सहभागी निरीक्षण में निरीक्षणकर्ता समूह के कुछ सामान्य कार्यों में भाग लेता है तथा शेष क्रियाओं के अवलोकन एवं अध्ययन वह तटस्थ दूर से अवलोकनकर्ता के रूप में करता है। अर्ध सहभागी निरीक्षण क्या है कि इसमें जो ऑब्जर्वर है वो पूरा पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आधा पार्टिसिपेट करेगा, आधा वो दूर से कहीं से अप्रत्यक्ष रूप से ही देख लेगा। तो इसमें यानी दोनों जो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हम पढ़े, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन पढ़े, ये दोनों का कॉम्बी है। क्या है? कॉम्बिनेशन है। तो इसको हम बोलते हैं सेमी कोऑपरेटिव ऑब्जर्वेशन। अगला क्या है? सामूहिक निरीक्षण, ग्रुप ऑब्जर्वेशन। आप देखे होंगे कि जब आप दोस्ती यारी में रहते थे तो 3-4 दोस्त मिल के आप किसी भी दोस्त पे या किसी व्यक्ति पे नज़र रखते थे, दोस्त पे या किसी व्यक्ति पे नज़र रखते थे। या आपको मैं एक और अच्छा उदाहरण दूँ तो आप समझ जाएंगे। एक ढोल फिल्म है, आप देख लीजिएगा। ढोल फिल्म में 3-4 दोस्त होते हैं। सरमन जोशी रहता है, राजपाल यादव रहता है और एक दो हैं, मुझे नाम नहीं पता है। ये तीनों चारों मिलकर एक लड़की पे नज़र रखते हैं, अवलोकन करते हैं कि वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है, कहाँ जाती है, कहाँ आती है, क्योंकि उन लोगों को सेट करना होता है उस लड़की को। तो यही चीज़ है, जब ग्रुप में ऑब्जर्वर होते हैं और वो किसी घटना स्थल पर जाकर किसी विशेष चीज़ का ऑब्जर्वेशन करते हैं ग्रुप में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सामूहिक निरीक्षण बोलते हैं। तो आइए इसमें देख लेते हैं। सामूहिक अवलोकन के अंतर्गत एक ही घटना का निरीक्षण विभिन्न व्यक्ति करते हैं, अर्थात जब किसी एक घटना का अनेक शोधकर्ताओं द्वारा सतत रूप से पृथक पृथक अवलोकन किया जाता है तो उसे सामूहिक निरीक्षण करते हैं। इसमें क्या है कि भैया जो ऑब्जर्वर हैं वो ग्रुप में हैं, अलग अलग बारी बारी से अपना अवलोकन कर रहे हैं। इसमें पक्षपात की संभावना कम रहती है, क्योंकि देखिए जब 4 ऑब्जर्वर हैं तो चारों के चारों थोड़े ही बीके होंगे। एक ऑब्जर्वर गलत लिख सकता है, दूसरा गलत लिख सकता है, तीसरा गलत लिख सकता है, लेकिन चौथे का ज़मीर हो सकता है न बिके, तो पक्षपात होने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और जहाँ भी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर होता है वहाँ पे पक्षपात होने की संभावना कम ही रहती है। व्यक्तियों के भ्रमों को सहजता से समाप्त किया जा सकता है। मान लीजिए कि 4 ऑब्जर्वर थे, किसी घटना स्थल पर वे कुछ ऑब्जर्व करने गए थे, तो एक को कुछ कन्फ्यूजन होगा, दूसरे से शेयर करेगा, दूसरा अपना, तीसरा फिर राय देगा अपना, चौथा अपना राय देगा। तो जो कन्फ्यूजन होता है ना, वो चारों के आपसी डिस्कशन से समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद 6वां पे हम लोग पहुँच गए क्या? हाँ, जो 7वां है वो क्या है? निर्देशित निरीक्षण, डायरेक्टिव ऑब्जर्वेशन। इसके अंतर्गत अवलोकन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व ही क्रियाओं की एक सूची तैयार की जाती है। अवलोकन करते समय केवल सूची के पदों को ही ध्यान में रखा जाता है। सूची में सम्मिलित पदों के बारे में, इसमें क्या है? निर्देशित निरीक्षण का मतलब ये है कि जब हम ऑब्जर्वेशन करने जाएंगे तो हमको निर्देशन करने वाला कोई चीज़ होना चाहिए। जो ऑब्जर्वर है उसको दिशा निर्देश देने के लिए कोई सामग्री उसके पास होनी चाहिए, तो वो अपने पास एक सूची रख सकता है। जैसे कि वो किसी कॉलेज का ऑब्जर्वेशन करने जा रहा है तो सूची में लिखा रहेगा ए में आपको प्रिंसिपल का कक्ष देखना है कि वो है या नहीं है। फिर बी में आपको एचओडी कक्ष देखना है कि वो कॉलेज में है या नहीं है। सी में आपको प्रायोगिक कक्ष देखना है। डी में आपको क्लासों की संख्या देखनी है। तो वो सूची उसके पास रहेगी, वो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ऑब्जर्वेशन करेगा। अगर प्रिंसिपल कक्ष है तो उस पर टिक लगा देगा, एचओडी कक्ष है तो उस पर टिक लगा देगा, और अगर कोई टिप्पणी करना है तो वहाँ पे टिप्पणी भी वो लिखते जाएगा। तो इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन करना होता है। सूची में सम्मिलित पदों के बारे में एक पुस्तिका में व्यापक रूप से लिखा जाता है कि भाई प्रिंसिपल कक्ष था तो कैसा था।
तदोपरांत लिखित बातों का विश्लेषण भी किया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, निर्देशित निरीक्षण बोलते हैं। और क्या इसका इंग्लिश हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्टिव ऑब्जर्वेशन इसको बोला जाता है। तो इस प्रकार से हमने 7 प्रकार पढ़ लिए ऑब्जर्वेशन के। जो 8वां है आपका 8 था ना, तो मैं 8वां देख लेता हूँ क्या है, वो सरल होगा इसलिए मैंने इसमें नहीं लिखा। प्रमापीकृत निरीक्षण, तो जो ऑब्जर्वेशन हायर लेवल पे किया जाता है, थोड़ा स्ट्रक्चर्ड ज़्यादा होता है, ऑर्गेनाइज्ड ज़्यादा होता है, किसी एजेंसी के द्वारा उसको आयोजित किया जाता है, तो वो आपका उसमें प्रमापीकृत निरीक्षण में आ जाएगा। ऑब्जर्वेशन विधि के गुण क्या हैं, तो ये सरल है भाई, किसी को ऑब्जर्व करना कोई बहुत ज़्यादा कठिन कार्य नहीं है, बस आपको प्रत्यक्ष होना पड़ता है, वहाँ पे मौजूद होना पड़ता है, या आप प्रत्यक्ष रूप से देखना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा व्यवस्था करना पड़ता है, पर क्या है कि ये सरल ही है। व्यापक प्रविधि है, कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक है, भाई आप प्रत्यक्ष रूप से जाके देखते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पता चल जाती हैं। वहीं आप दूर से किसी के बातों से सुन के या कहीं से देख के पता करते हैं न्यूज़ चैनल पे, टीवी पे, तो वो रियलिटी आपको पता नहीं चल पाती है। वैध भी होती है, कई बार जो घटना स्थल पर जाकर जब हम छानबीन करते हैं, जो तथ्य निकलते हैं, दोष सही पाए जाते हैं, विश्वसनीय भी होते हैं, वस्तुनिष्ठता भी उसमें होती है। तो इस प्रकार से ऑब्जर्वेशन के ये गुण हैं। अब इसके दोष क्या हैं, इस विधि का प्रयोग छोटे न्यायादर्श के लिए ही हो सकता है। अब देखिए क्या है कि इस विधि का जो प्रयोग है वो आप छोटे, मतलब 1-2 लोगों पे आपको नज़र रखना है तो आप ऑब्जर्वेशन के माध्यम से नज़र रख सकते हैं। अब पता हो कि आप कोई रैली वैली में गए थे, वहाँ पे हिंसा हो रही थी, वहाँ पे 1000, 2000, 10,000 लोग हैं या 2 लाख लोग हैं, तो आप 2 लाख पे कैसे नज़र रख पाइएगा। अगर आप 10 भी ऑब्जर्वर बुला लीजिएगा तो भी नज़र नहीं रख पाइएगा। जैसे अभी एक हाल ही की बात है, 2024 का कौन सा महीना चल रहा है आपका, जुलाई महीना चल रहा है। एक हाथरस में कांड हुआ, कोई बाबा जी थे वहाँ पे आके प्रवचन दे रहे थे, और फिर 2-2.5 लाख के करीब में वहाँ श्रद्धालु थे। और फिर क्या हुआ कि अचानक भगदड़ मच गया, 140 लोगों की करीब मौत हो गई थी। तो अगर वहाँ पे कोई प्रत्यक्ष रूप से ऑब्जर्वर मौजूद भी होता, 2 लाख को कैसे देख पाता कि क्या भगदड़ हो रही थी, कैसे हो रही थी। तो यही चीज़ें छोटे सैंपल के लिए ये विधि प्रयोग किया जाता है। समय भी लगता है, अब किसी आप जाके देखिएगा प्रत्यक्ष रूप से, अपना 1 दिन का समय निकालिएगा, पूरा जाइएगा देखिएगा, तब पता चलेगा। धन श्रम सब अधिक लगता है। आत्मनिष्ठता होती है, भैया हम ऑब्जर्व करने गए और हम जो देखे वो लिखे ही नहीं, हम दूसरा बदल के लिख दिया, ऐसा होता है। देखिए जब कॉलेज का इंस्पेक्शन होता है या कॉलेज में जब ऑब्जर्वर आता है मानक चेक करने के लिए कि कॉलेज में मानक के हिसाब से टीचर, कक्षाएं, फैसिलिटीज़ हैं या नहीं हैं, तो वो क्या करता है कि जो अधिकारी होता है, ऑब्जर्वर होता है, वो आता है, आगे सारी चीज़ें देखेगा, फिर कहीं जहाँ पे कमी पाएगा फिर बोलेगा आपके विद्यालय में तो कमी है, महाविद्यालय में तो कमी है, आपका महाविद्यालय का मान्यता रद्द हो जाएगा। तो डायरेक्टर आता है और एक पैकेट देता है, पैकेट माने 5 लाख 10 लाख ऐसे दे देता है, और फिर वो सारा चीज़ें बदल के लिख देता है, और ये महाविद्यालय तो चकाचक है, और आप रियल में जाके देखिएगा दरवाज़ा तक टूटा रहता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कमी है, आत्मनिष्ठता झलकती है। और ये चीज़ है, ये चीज़ देखिए आपको मैं इसलिए ऐसे उदाहरण देके समझा पाता हूँ क्योंकि मैंने खुद वर्क किया है। मैं महाविद्यालय में बहुत ज़्यादा समय तक एक एम्प्लॉय के रूप में रहा हूँ, एक टीचर के रूप में रहा हूँ, एक ऑफिस स्टाफ के रूप में काम किया हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें पता हैं। तो मैं आपको जब पढ़ाता हूँ तो अनुभव उसमें ऐड करके पढ़ाता हूँ, तो चीज़ें क्या होती हैं, जीवंत हो जाती हैं। जो पाठ्यक्रम में तथ्य होते हैं, अगर उसमें हम अनुभव उदाहरण ऐड कर दें तो वो चीज़ें जीवंत हो जाती हैं और फिर बहुत ही आसानी से छात्रों को समझ में आ जाती हैं। विशिष्ट घटनाओं में उपयुक्त नहीं, किसी व्यक्ति का अत्यधिक क्रोधित होना, जैसे कि ये कोई भी हर घटनाओं में यह विधि उपयुक्त नहीं हो सकती है। एक उदाहरण है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा अत्यधिक क्रोधित हो रहा है, तो आप सिर्फ देख के पता नहीं लगा सकते कि वो अत्यधिक क्रोधित क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके क्रोध होने का अगर आपको रियल कारण जानना है तो फिर आपको उसका साक्षात्कार लेना पड़ेगा, इंटरव्यू लेना पड़ेगा, तो अंदर की चीज़ें बाहर निकल के आएंगी, इंटरनल। देखने से सिर्फ बाहरी चीज़ें ही दिखेंगी कि क्रोध क्यों आ रहा है। पता चला कि उसको किसी ने कुछ अच्छा ही बोला था लेकिन उस पर भी उसको क्रोध आ गया, तो आप देख के नहीं पता लगा पाइएगा। जब आप इंटरव्यू लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि अरे ये तो डिप्रेस्ड है, इसका पास्ट में कुछ घटनाएं घटी हैं जिसकी वजह से इसको क्रोध आ जाता है।
तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के ही माध्यम से हर चीज़ का पता नहीं लगाया जा सकता है, ये चीज़ भी इसका डिमेरिट है। अगला जो विधि है वो क्या है, केस स्टडी, एकल अध्ययन, मामले का अध्ययन। देखिए मजबूरी है क्योंकि इस पेपर का क्लास आज ही तक चलना है, तो ये क्लास थोड़ी लंबी होगी। 2 मेथड और हैं जो आपको पढ़ाना है यूनिट 4 के ए में, फिर शाम को यूनिट 4 का बी वाला क्लास होगा, फिर ख़त्म हो जाएगा ये आपका पेपर। तो क्लास लंबा होगा, पेशेंस रखिएगा। हंसी मजाक मैं बीच बीच में करते रहूँगा ताकि आपको बोरिंग ना लगे। और चलिए फिर करते हैं। हाँ, हंसी मजाक तो टाइम देख के ही करूँगा वरना क्लास 1 घंटा हो जाएगा। देखिए केस स्टडी मतलब क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं एकल अध्ययन, यानी एक केस का अध्ययन। मामले का अध्ययन, केस यानी क्या, कोनो मामला है उसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें गहन अध्ययन किया जाता है, इन डेप्थ स्टडी किया जाता है। किसका, केस का। इंडिविजुअल को एज ए होल समझा जाता है। कोई भी केस है या कोई भी इंडिविजुअल है तो उसको हम पूर्ण रूप में समझने का कोशिश करते हैं, केस स्टडी। जैसे केस स्टडी अगर हमें राहुल गांधी का जानना है तो राहुल गांधी को हम संपूर्ण जीवन पे उसकी नज़र डालेंगे, जन्म से लेकर जहाँ तक अभी उसका जीवन रहा है, जहाँ तक उनका जीवन है अभी वर्तमान समय तक का, हम पूरा एकदम पूरे जीवन पे हम नज़र डालेंगे। कैसे पढ़ाई हुई, पढ़ाई के बाद उन्होंने कौन कौन से कॉलेजेज में पढ़ाई की, फिर उसके बाद उन्होंने कहाँ कहाँ जॉब किया, फिर राजनीति में कैसे आए, राजनीति में आने के बाद उनको क्या क्या संघर्ष झेलना पड़ा, फिर नेता विपक्ष कैसे बने, फिर क्या क्या किए, कई यात्रा किए, सारी चीज़ों पर देखेंगे और फाइनल एक निष्कर्ष पे हम पहुँचेंगे। ये चीज़ है। इंडिविजुअल से संबंधित इसमें कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। वो कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन कैसी रहेगी, उसके शारीरिक विशेषताओं को हम जानेंगे। जैसे राहुल गांधी जी क्या हैं, उनको कुश्ती वगैरह भी आता है, उनको स्विमिंग भी आती है, फिजिकल काफ़ी फिटनेस है उनमें। सोशियो इकोनॉमिक भी देखेंगे, सामाजिक और आर्थिक उनका क्या स्टेटस है, सामाजिक स्टेटस क्या है भैया, प्रधानमंत्री के वो क्या हैं, पोता हैं, प्रधानमंत्री के बेटे हैं, प्रधानमंत्री के पोते हैं, उनकी नानी प्रधानमंत्री, उनके दादा प्रधानमंत्री, उनके पिता प्रधानमंत्री, उनकी माता पार्टी की प्रेसिडेंट रही हैं। इकोनॉमिक देखेंगे तो भाई राजघराने से आते हैं, आप समझेंगे तो राजघराना ही हुआ जिस घर के लोग प्रधानमंत्री रहे हों। हिस्ट्री देखेंगे कि क्या हिस्ट्री थी, तो 2004 में राजनीति में आए, काफ़ी संघर्ष झेलने पड़े, लेकिन धीरे धीरे करते करते वो अपना जगह राजनीति में बना लिए, भारतीय राजनीति में। प्रेजेंट स्टेटस क्या है, तो भैया नेता विपक्ष हैं और अभी जो भी जनता के प्रॉब्लम हैं उनको संसद में उठाते हैं। फैमिली स्टेटस एंड हिस्ट्री क्या है, तो फैमिली स्टेटस हिस्ट्री हमने बता ही दिया सोशियो इकोनॉमिक में। कल्चरल इन्वायरमेंट क्या है, तो अभी वो भारतीय राजनीति के कल्चर में रहते हैं और गांधीवादी विचारों को वो फॉलो करते हैं। उनका कार्य करने का जो शैली है वो गांधीयन फिलॉसफी पे बेस्ड है। तो ये मैं अभी राहुल गांधी का इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ क्योंकि इन पे मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है, तो इसका उदाहरण मैं आपको अच्छे तरीके से दे सकता हूँ। तो ये चीज़ है, जब हम किसी की केस स्टडी करते हैं तो उसकी फिजिकल इन्फॉर्मेशन, सोशियो इकोनॉमिकल इन्फॉर्मेशन, हिस्ट्री, प्रेजेंट स्टेटस, फैमिली स्टेटस एंड हिस्ट्री, कल्चरल इन्वायरमेंट की जानकारी एकत्रित करते हैं जन्म से लेकर वर्तमान समय तक। और इसका उद्देश्य क्या होता है केस स्टडी का, प्रार्थी के समायोजन हेतु, कि जो प्रार्थी है उसको कुछ दिक्कत आ रही है तो हम केस स्टडी करने का कोशिश करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के अंतर्गत। हमें किसी व्यक्ति को मार्गदर्शन देना है तो हम उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, जो व्यक्ति हमारे पास समस्या लेकर आया है, तो उस व्यक्ति के बारे में जानने के लिए हम केस स्टडी को यूज करते हैं। काउंसलिंग में भी सेम यही चीज़ है कि काउंसलिंग के समस्या को समाधान हमको करवाना रहता है, तो व्यक्ति के बारे में जानकारी चाहिए होती है तो केस स्टडी का प्रयोग करते हैं। केस स्टडी का प्रयोग मार्गदर्शन के अंतर्गत, डायरेक्टिव काउंसलिंग के अंतर्गत ज़्यादा किया जाता है, तो ये चीज़ है। और बाकी केस स्टडी कब की जाती है, किसी समस्या के समाधान हेतु, जैसे कि कोई केस हो गया उसको सॉल्व करना है तो केस स्टडी किसी व्यक्ति की करनी पड़ जाती है। और ऐसे ही कोई रिपोर्ट हमको तैयार करना है, कोई अनुसंधान, मतलब हम कोई शोध पत्र तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमको केस स्टडी करनी पड़ जाती है। बाकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग में जब हमको केस स्टडी करनी होती है तो हम गाइडेंस सीकर या काउंसलिंग के बारे में जानने के लिए केस स्टडी करते हैं। समस्या की जड़ तक पहुंचने के लिए जो काउंसलिंग है उसकी समस्या
का नेचर क्या है, सोर्स क्या है, ये जानने के लिए केस स्टडी हमको देखना पड़ता है। क्या होता है ना, देखिए कभी कभी समस्या डायरेक्ट बात करने से पकड़ में नहीं आती है, लेकिन जब उसके हम पूरे पास्ट को, पूरे होल लाइफ को देखते हैं ना, तो समस्या पकड़ में आ जाती है। तो ये चीज़ है। स्टेप्स ऑफ केस स्टडी के चरण क्या हैं? पहले तो हम अध्ययन का केंद्र डिसाइड करेंगे, यूनिट ऑफ अटेंशन, किसके ऊपर केस स्टडी करना है। फिर उससे रिलेटेड आंकड़ों का संकलन करेंगे, उस आंकड़ों का परीक्षण भी करेंगे कि आंकड़े सही हैं ना, तो कलेक्शन ऑफ डेटा होगा दूसरा स्टेप। आकस्मिक घटकों की पहचान, डायग्नोसिस, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैजुअल फैक्टर्स। फिर आंकड़े जब हम संकलन कर लेंगे तो हम उसमें देखेंगे कि समस्या से रिलेटेड फैक्ट्स कौन कौन से हैं, यानी समस्या क्या है, ये चीज़ हम देखेंगे। फिर जब समस्या पकड़ में आ जाएगी तो उस समस्या के समायोजन के तरीके ढूंढेंगे, उपचार के तरीके ढूंढेंगे, और फिर इसके बाद फॉलोअप प्रोग्राम हम देखेंगे कि वो चीज़ें सही हो पा रही हैं या नहीं हो पा रही हैं। तो केस स्टडी के स्टेप्स ये हैं। आंकड़ों का संकलन करते समय हम कुछ चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि फैमिली हिस्ट्री हमें उसमें कलेक्ट करनी है, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड यदि मिल जाए हमें गाइडेंस सीकर का या काउंसलिंग का, तो वो भी हम इकट्ठा कर लेंगे। व्यक्तिगत आदतों का अध्ययन करेंगे, उसके साथियों और मित्रों का साक्षात्कार भी लेंगे, क्योंकि वो सब अच्छे चीज़ें, सारी सही चीज़ें बताते हैं। विद्यालयी आंकड़े एकत्रित करेंगे, कक्षा में उपस्थिति कैसी थी, उपलब्धि के आधार पर महत्वाकांक्षा व्यक्ति की कैसी थी, उसके प्रति अध्यापक का दृष्टिकोण क्या था, विद्यालय में जाकर हम पता कर सकते हैं, या हमें क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड मिल जाएगा तो उससे भी ये चीज़ हम पता कर सकते हैं। व्यक्तिगत योगदान उसका क्या है, खेल के मैदान व अन्य स्थानों पर वो क्या उसकी उपलब्धता है, कक्षा व सामाजिक समूहों में व्यक्तिगत तथा भावनात्मक समायोजन कैसा था, ये सारे क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड और विद्यालय में जाकर हम पता कर सकते हैं। तो ये है केस स्टडी आपका पूरा पूरा। केस स्टडी एज इंडिविजुअल का एज ए होल अध्ययन हम इसमें करते हैं, समस्या को जानने के लिए और समस्या का समाधान करने के लिए। इसके मेरिट्स क्या हैं? तो व्यक्तिगत का गहन अध्ययन संभव है। किसी व्यक्ति के यदि पूरे लाइफ को हमको इन डेप्थ समझना है तो ये चीज़ इससे संभव है। मैंने भी केस स्टडी मतलब कई बार की है, लेकिन उतने अच्छे तरीके से नहीं की है, लेकिन आगे मैं अभी जाके करने वाला हूँ। तो जब मैं करूँगा तो उसकी जो प्रोजेक्ट फाइल होगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मैं बहुत सारे टॉपिक पे केस स्टडी करने वाला हूँ, तो मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर करूँगा। वो मैं एमएड वालों को पढ़ाऊँगा तो मैं बताऊँगा। पर चलिए, बीएड के भी क्लास में मैं कभी ये चीज़ें आपको बता दूँगा अगर लगा। वैसे तो आप फाइनल होने वाले हो, तो एमएड में आप अगर करते हो, एमएड इन आप में से कोई करेगा, तो मैं एमएड के क्लास जब लूँगा तो आपको वहाँ पर फिर से हमसे मुलाकात होगी, और वहाँ पे मैं आपको केस स्टडी की फाइल शेयर कर दूँगा। चलिए, समस्या की जड़ तक पहुँचना व इसको काट पाना इसके द्वारा संभव है। पहले क्या होता है, इसमें तो हम समस्या इंडिविजुअल को जानते हैं इन डेप्थ, फिर हम प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, फिर उसी प्रॉब्लम का हम रेमेडियल भी खोजते हैं। कि क्लाइंट को पहले हम इन डेप्थ जानते हैं, फिर प्रॉब्लम को डायग्नोस करते हैं, फिर प्रॉब्लम को हम रेमेडियल भी करते हैं। तो ये इसके मेरिट्स हैं कि समस्या की जड़ तक भी पहुंचते हैं, इंडिविजुअल को जान भी जाते हैं, और समस्या का समाधान भी संभव है। तो ये चीज़ इसके गुण हैं। डीमेरिट्स क्या हैं? वस्तुनिष्ठता की कमी। अब हम मान लीजिए कि राहुल गांधी जी का हम केस स्टडी कर रहे हैं और हम बीजेपी के विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, संघ के विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, नाथूराम गोडसे की विचारधारा से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं, वीर सावरकर के विचारधारा से बहुत प्रभावित हैं। तो हो सकता है हम राहुल गांधी का जब केस अध्ययन बना रहे होंगे तो कुछ उसमें अपनी व्यक्तिगत चीज़ें डाल देंगे, उसकी कुछ अच्छी चीज़ों को भी नज़रअंदाज करके उसको गलत वे में दिखाने का कोशिश करेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, इसमें वस्तुनिष्ठता की कमी होती है, व्यक्तिगत चीज़ें शामिल हो जाती हैं। समय, धन, श्रम की बर्बादी होती है। आप खुद एक ही केस स्टडी किसी टॉपिक पे कीजिएगा, देखिएगा कई महीने, कई साल, कई साल लग जाते हैं। जब आप पीएचडी में एनरोल्ड होइएगा तो आपको रिसर्च की फाइल बनानी रहती है, थीसिस बनाना होता है, तो 3 साल पूरा थीसिस बनाने में ही आपका लग जाता है पीएचडी में। तो वही चीज़ है, केस स्टडी भी करने में बहुत समय लगता है, धन भी लगता है, क्योंकि आप छानबीन जाइएगा घटना स्थल पे, मित्रों का इंटरव्यू लेने जाइएगा, विद्यालय में जाइएगा, भाड़ा वगैरह लगेगा, ये सब तो पैसा अच्छा खासा लगता है।
अभिभावक तथा संबंधीगण एकल या व्यक्ति से संबंधित कमजोरियां बताना पसंद नहीं करेंगे। मान लीजिए आप अभिभावक और मित्रों से गए केस स्टडी के मामले में भाई छानबीन करने, तो वो अपने मित्र के बारे में कमजोरी नहीं बताएगा, उसका ताकत वाला चीज़ बता देगा, स्ट्रेंथ बता देगा, वीकनेस नहीं बताएगा कि उसकी बदनामी होगी। तो इससे केस स्टडी अध्ययन का जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा। आंकड़े तथा सूचनाएं क्रमबद्ध रूप से प्राप्त कभी कभी नहीं हो पाते हैं। जब क्रमबद्ध रूप से प्राप्त नहीं होंगे तो हम उनको क्रमबद्ध रूप से रखेंगे कैसे। सांख्यिकीय निष्कर्ष निकालने में भी समस्या आ जाती है। जब आंकड़े क्रमबद्ध रूप से हमको प्राप्त नहीं होंगे, सही से प्राप्त नहीं होंगे, तो जो स्टैटिक्स कंक्लूजन है वो भी हम सही से कैसे निकाल पाएंगे। तो ये सारे डिमेरिट्स हैं केस स्टडी के। तो आई थिंक आपको जो केस स्टडी का एक इमेज है आपके दिमाग में बन गया होगा। एग्जाम में यदि यहाँ से क्वेश्चन आता है तो यही सारी चीज़ें आपको लिख देनी है, आपको नंबर बहुत अच्छा मिल जाएगा। और कहीं पे यदि कुछ समझ ना आए तो कमेंट में आप पूछिएगा, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए, क्लास तो लंबी हो ही रही है, लेकिन ये आपका लास्ट मेथड है इस यूनिट 4 के ये में, और ये सरल भी थोड़ा ज़्यादा है। तो चलिए इसको देख लेते हैं फटाक से। ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, हिंदी में हम बोलते हैं जी आत्मकथात्मक विवरण। ऑटो लग जा रहा है, ऑटो लग जा रहा है यानी कि ऐसी बायोग्राफी जो खुद से लिखी गई हो, जिसकी बायोग्राफी है उस बायोग्राफी को उसने खुद से लिखी है। जैसे मेरी बायोग्राफी है, मैंने खुद से लिख दी, तो वो कहलाएगी ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन। जैसे महात्मा गांधी ने अपनी बायोग्राफी लिखी थी, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, द एक्सपेरिमेंटल विथ ट्रूथ, उनका शायद नाम था, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो वो एक ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन था। तो यही चीज़ है, जब हमें किसी व्यक्ति को गाइडेंस देना होता है या किसी व्यक्ति को परामर्श देना होता है, तो हम उस संबंध में क्या करते हैं कि उससे ऑटोबायोग्राफी भी लिखवा लेते हैं, या उसने पहले से कोई डायरी वायरी लिख रखी है तो उसको मांग लेते हैं पढ़ने के लिए। उससे हमें व्यक्ति के बारे में पता चल जाता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं, ये ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन क्या है। इंडिविजुअल की कहानी है, उसके खुद के शब्दों में, उसने खुद लिखी है अपनी कहानी। इससे इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, एबिलिटीज, पर्सनल हिस्ट्री, होप्स, एम्बिशंस, लाइक्स, डिसलाइक्स इत्यादि का पता चल जाता है। थेरेपेटिक ट्रीटमेंट इससे होता है। आप देखे होंगे कि जब आपको बहुत ज़्यादा टेंशन, तनाव हो जाता है तो आप डायरी लिखना शुरू कर देते हैं, तो इससे टेंशन रिलीज होता है ऑटोबायोग्राफी लिखने से। तो जब भी आप किसी बहुत ज़्यादा समस्या में घिर जाइए, आपको कोई रास्ता न दिखे, कुछ समय के लिए आप अपनी चीज़ों को कॉपी पेन पे शेयर कर सकते हैं, उससे तनाव दूर होता है। मैंने भी कई बार किया है। हाँ, ये चीज़ है कि आप लिखते समय ये चीज़ ध्यान दीजिए कि एकदम ओपनली तरीके से मत लिखिए कि कोई भी पढ़े और एकदम समझ जाए। मेरा क्या है कि मैं जब भी लिखता हूँ तो उसको कोड वर्ड में लिखता हूँ, घुमा फिरा के लिखता हूँ कि आप माथा खपाते रह जाइएगा, लेकिन मैंने क्या लिखना चाहा है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वो चीज़ आप समझ नहीं पाइएगा। तो ये चीज़ है, मैं उसको शायरी के माध्यम में लिख देता हूँ या फिर कुछ पंक्तियों के माध्यम में लिखता हूँ, जो पंक्तियाँ काफ़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, उसको डिकोड करना आसान नहीं होता है। तो ये चीज़ है, ताकि कोई भी उसको देखे तो मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है कि वो मेरे बारे में जान पाएगा। तो ये चीज़ है। बट जो ऑटोबायोग्राफी होती है, आप आसान भाषा में लिखेंगे क्योंकि उसको काउंसलर और जो मार्गदर्शी है उसको समझना भी होता है। इंडिविजुअल के बारे में वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन इसमें मिलता है। वैल्यूबल क्यों है जी? क्योंकि उसने खुद ही लिखा है, जिसकी बायोग्राफी है, तो अपने बारे में झूठ थोड़ी लिखेगा। तो ये चीज़ है, कहीं और से सुनते तो झूठ भी होता। तो ये चीज़ है। काउंसलर ऑटोबायोग्राफी को मटेरियल के रूप में प्राप्त करता है, उसको वेरीफाइड करता है, वेरियस सोर्सेस से उपरांत प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है। देखिए, जो काउंसलर है या जो गाइड है, वो ऑटोबायोग्राफी को पढ़ के तुरंत उसे भरोसा नहीं कर लेता है, उसको एज ए मटेरियल के रूप में खाली एक्सेप्ट करता है कि एक क्या सामग्री है जिससे कुछ हमको काउंसलिंग के बारे में पता चल जाएगा। यानी उस पर तुरंत पूरा भरोसा नहीं करता है कि उसने जो लिखा है वो पूरा सत्य ही होगा। कई बार लोग अपने बारे में झूठ भी लिख देते हैं कि लोग पढ़ेंगे फिर मेरी तारीफ करेंगे, मैं महान बनूंगा। तो वो क्या करता है कि उसको मटेरियल के रूप में एक्सेप्ट करता है, फिर उसको वेरीफाई करता है, अलग अलग सोर्सों से, उसके मित्र से पता करेगा, उसके माँ बाप से पता करेगा, उसके विद्यालय में जाकर पता करेगा कि इसने जो डायरी में लिखा है ये सही चीज़ें हैं या फिर बनावटी हैं। तो ये चीज़ है। फिर इसके बाद इसमें क्या होता है, यह मुख्य रूप से फीलिंग्स को मेजर करने में सहायता प्रदान करती है। ऑटोबायोग्राफी से ये पता चल पाता है कि जो इंडिविजुअल है वो किस तरह की भावनाओं को अपने अंदर रखता है, वो थिंकिंग कैसे करता है,
इसका डायमेंशन फिक्स करने में थोड़ी मदद मिलती है। ये एक अप्रमापीकृत प्रविधि है, नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निक, टेस्ट मेथड जो भी कहिए हैं। व्यक्ति निष्ठता इसमें निहित होती है। भाई वो खुद से लिखा है तो अपनी व्यक्तिगत आदतों के अनुसार से लिखेगा। इस विधि के जो प्रकार होते हैं, आत्मकथा के जो प्रकार होते हैं, एक वैयक्तिक इतिहास होता है, एक निर्देशित इतिहास होता है। वैयक्तिक इतिहास में क्या होता है, निर्देशन नहीं होता है। जो अपनी बायोग्राफी लिख रहा है वो स्वतंत्र होता है, अपने मन से लिखता है। और जो निर्देशित आत्मकथा होता है, इसमें क्या होता है, व्यक्ति स्वयं के बारे में लिखने हेतु स्वतंत्र नहीं होता है। जो काउंसलर है या जो गाइड है उसको एक प्रश्नावली दे देता है और बोलता है कि इस प्रश्नावली के हिसाब से तुम अपनी डिटेल लिख दो। तो ये चीज़ है। वो प्रश्नावली में परिवार अनुभव हो सकता है, टॉपिक आर्थिक स्थिति, धर्म, संस्कार, वर्तमान लोकेशन, प्राचीन लोकेशन, विद्यालयी अनुभव, वैयक्तिक विचार, रुचि, राष्ट्रीय समस्याओं के बारे में, परिवार के बारे में राय। वो एक प्रश्नावली दे देता है, वो बोलता है कि इसके बारे में लिख दो। आत्मकथात्मक विवरण के गुण क्या हैं, मेरिट क्या हैं। मितव्ययी है जी, सरल है। अब भैया किसी को लिखना है 2 4 10 पेज दे दिए और लिखवाने के लिए दे दिए, समय लगेगा लेकिन पैसे खर्च नहीं होंगे। इंडिविजुअल की प्रोफाइल को समझने में आसानी होती है, जिससे समस्या के केसेस व सॉल्यूशन तक पहुंचने में भी मदद मिलती है। एक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से कैसा है, इससे जानकारी मिल पाती है, उसके आदत के बारे में, उसके परिवार, उसके विद्यालय अनुभव, तमाम चीज़ों के बारे में, जिससे उस व्यक्ति का नेचर सामने आ जाता है और उसकी समस्या भी अच्छे तरीके से पकड़ में आ जाती है। ये चीज़ है। इससे मिली जानकारी वैध भी मानी जाती है क्योंकि उसने खुद लिखी होती है, तो जिसके बारे में गाइड जानना चाहता है। तो ये चीज़ है। लेकिन आप तो जानते ही हैं कि हर चीज़ के डिमेरिट भी होते हैं, तो इसके भी हैं। कभी कभी व्यक्ति सकारात्मक चीज़ों को अच्छे से लिख पाता है पर नकारात्मक चीज़ों को हाइड कर लेता है आलोचना के डर से। जैसे सत्य के साथ मेरे प्रयोग। इसीलिए मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति महात्मा गांधी नहीं बन सकता। महात्मा गांधी एक महान व्यक्ति थे, महान व्यक्ति हैं और महान व्यक्ति रहेंगे। वो लाख गलतियां किए हों अपने जीवन में, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अपनी गलतियों को पूरे निर्भीकता के साथ, पूरे निडरता के साथ उन्होंने मुद्रित किया है, लिखा है एक किताब में, जो ये प्रदर्शित करता है कि वे एक महान व्यक्ति थे जो अपनी गलतियों को बिना डर के, बिना आलोचना के डर के सबके सामने, जन सामान्य के सामने प्रदर्शित कर सकता है कि लोग उससे प्रेरणा लें। वो व्यक्ति कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो ये चीज़ है कि जब ऑटोबायोग्राफी लिखी जाती है तो व्यक्ति पॉजिटिव चीज़ें तो सारी लिख देता है जो उसने अपने लाइफ में अच्छे किए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी गलतियाँ किया होता है वो, जो उसको बायोग्राफी में शामिल नहीं करता है, ये सोच के कि अगर शामिल कर दूंगा जन सामान्य यानी लोगों को पता चलेगा और लोग मेरी आलोचना करने लगेंगे, लोग मुझे जज करने लगेंगे। तो इस हिसाब से जो ऑटोबायोग्राफी होता है वो पूरा नहीं होता है, वो आधा अधूरा ही रहता है। अपने को ही ले लीजिए, मैं अपना ही उदाहरण दे देता हूँ। मुझसे ज़िंदगी में ऐसी कई सारी गलतियाँ हुई हैं या ऐसे कई सारे स्टेप्स मैंने समय समय पे लिए हैं जिस पे मैं रिग्रेट फील किया हूँ उस समय, और मैं खुद के नज़र में अच्छा नहीं रहा हूँ। तो जब भी मैं अपनी डायरी लिखता हूँ या मैं कहीं पे किसी से अपनी कहानी शेयर करता हूँ तो मैं उन चीज़ों को हाइड कर देता हूँ, बताता नहीं हूँ, क्योंकि आज के लोग जज करने में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। वो हमेशा आपको जज करने के लिए तत्पर रहते हैं, वो अपना नहीं देखेंगे लेकिन दूसरों को तुरंत जज करेंगे। तो ये चीज़ होता है। तो ये ऑटोबायोग्राफी में एक माइनस पॉइंट है जो आपको मानना पड़ेगा, ये चीज़ है। इससे मिली जानकारियों पर पूरे तरीके से विश्वास नहीं किया जा सकता है, वेरिफिकेशन की आवश्यकता कई बार महसूस होती है। वही चीज़ है कि ऑटोबायोग्राफी है, व्यक्तिगत तारीफ हो सकती है, मतलब व्यक्तिगत तारीफ की महत्वाकांक्षा हो सकती है, अपना व्यक्तित्व तो महान दिखाना होगा उसको लोगों के नज़र में, तो वो सारी चीज़ें लिख दिया, तो सारी की सारी चीज़ सही नहीं होती है। कई बार लगता है कि इस चीज़ का वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए। तो यही कुछ इसके डीमेरिट्स हैं, बाकी इससे इंडिविजुअल की काफ़ी जानकारी मिल जाती है और इंडिविजुअल की प्रोफाइल को समझने में मदद मिलता है। तो आज हमने 3 मेथड को पढ़ा, ऑब्जर्वेशन को पढ़ा, केस स्टडी को पढ़ा और फिर लास्ट में हम लोगों ने ऑटोबायोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन को पढ़ा। तो इस प्रकार से आपका यूनिट 4 का ए समाप्त हो गया है। शाम की क्लास में हम यूनिट 4 का बी पढ़ेंगे। क्लास ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है तो हम आपसे विदा लेना चाहेंगे, फिर हम आपसे शाम को मिलते हैं।
इसको हम समाप्त कर देंगे इस पेपर को। एक क्लास में यूनिट 4 का भी खत्म हो जाएगा। 40-45 मिनट की क्लास होगी लेकिन समाप्त हो जाएगा। चैनल पे नए होंगे दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। साथ ही आप व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कीजिएगा। बीएड 4th सेमेस्टर के अन्य जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका हैं उनके पास इस वीडियो या इस प्लेलिस्ट का पूरा लिंक शेयर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे जो छात्राध्यापक या छात्राध्यापिकाएं हैं जो किसी कारण से, किसी मजबूरी से क्लास नहीं कर पाए थे या क्लास नहीं जा पाते थे, तो वो अपने पेपर की तैयारी कर सकें और उनका कुछ भला हो सके। तो इसलिए आप एक अपना स्टेप बढ़ा दीजिएगा। आपके जो मित्र हैं, दोस्त हैं, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग शेयर ये सोच के नहीं करते हैं कि उसका भी नंबर बढ़ जाएगा, पर ऐसा नहीं है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपकी मेहनत अच्छी है तो आपको उतना फल मिलेगा और उसकी मेहनत जैसी रहेगी उसको भी वैसा फल ज़रूर मिलेगा। चलिए फिर शाम की क्लास में हम आपसे मिलते हैं।